नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। दिवाली के पहले मेरा ट्रिप और इन सब चीजों की वजह से मैंने थोड़ा सा यूट्यूब को नेग्लेक्ट कर दिया एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे तो आई नहीं, जबकि मुझे पॉलिटिक्स बहुत पसंद है। टुडे वी आर अगेन जॉइंड बाय none other than Randeep Sisodia ji, well known writer, and he is also a very good analyst. मुझे उनकी पॉलिटिकल एनालिसिस बहुत अच्छा लगता है एंड ही इज ऑलवेज वेरी ग्रेशियस. ही ऑलवेज कम्स whenever I ask him, he immediately agrees. Very few people actually do that, so he's a very humble person also. Welcome, Randeep ji. Namaskar, Isha ji. Thank you so much for having me. It's always a pleasure to talk to you. I hope your Diwali was great. Yeah, it was fantastic, Isha ji, and I hope the same for you, and I hope the same for all the audiences also. Yeah, even I expect my audiences to have had a wonderful Diwali. This was a Diwali which we, even from the sidelines, we enjoyed a lot. And Yes. आज छठ पूजा का भी चल रहा है. मेरी शुभकामनाएं सबके लिए. And बिल्कुल शुभकामनाएं सबको. Let's start. And starting जरा कॉमेडी से करते हैं. महाराष्ट्र में एक दौर चली है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की. पहले कुछ दिनों तक हमारे मिनिस्टर जो थे उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, हर किसी के ऊपर लगाए. वो स्पेशली उनके मतलब समीर वानखेड़े जी के पीछे तो हाथ धोके पड़ गए थे. एंड इन बैड टेस्ट he spoke about his family members, he spoke about the females, he divulged information about the females. I don't know how legally that is correct. That was very bad of him. But then he went after Shri Devendra Fadnavis ji, and then obviously Devendra Fadnavis ji is not someone who's going to take everything lying down, and we don't expect him to do that. So we saw him coming out with his press conference where he documented. उन्होंने actually documents दिया है जिसमें उन्होंने पूरा वो लेन देन के मामला दिया. देन नवाब मलिक जी ने फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एंड उन्होंने बोला था कि मैं हाइड्रोजन बॉम्ब विस्फोट करूंगा. बट कॉमेडी ऑफ एरर्स हो गया है. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए ईशा जी, सिंस आपने बोला कॉमेडी ऑफ एरर्स, तो पहली बात तो ये कि ये नवाब मलिक जी ने सबसे पहले स्टोन पेल्टिंग शुरू किया. पत्थर फेंकना उन्होंने शुरू किया. और एक बहुत ही फेमस कहावत है जो हमारे एक्स एक्टर जो थे बड़े मशहूर राजकुमार जी, उन्होंने बोला था कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं वो औरों पे पत्थर नहीं फेंकते. और यही काम नवाब मलिक जी ने किया है और अब उनको भुगतना पड़ेगा. आई थिंक ये क्लियरली दर्शाता है कि इट वाज अ केस ऑफ एक्सट्रीम पर्सनल वेंडेटा, कि एक कोई सरकारी ईमानदार अफसर के पीछे इस प्रकार से एक मिनिस्टर को इस प्रकार से हाथ धो के पड़ जाना, तो ये बहुत क्लियर था कि ये आपसी रंजिश है इनकी, बल्कि पर्सनल जो है रंजिश है उनके साथ. और क्यों है वो सब क्लियर है, क्योंकि उनके सुपुत्र के अगेंस्ट भी इंक्वायरी कर रहे थे वानखेड़े जी, और ही वाज अरेस्टेड फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ वाइल. तो वो काफी क्लियर है. मुझे तो बहुत ये हैरानी है कि शरद पवार जैसे सुलझे पॉलिटिशियन ये सब अलाउ कर रहे हैं. सो बिकॉज आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव कि ये विदाउट ग्रीन सिग्नल फ्रॉम शरद पवार हो रहा है. ये शरद पवार जी के हरी झंडी के बगैर ये सब हो रहा है. मुझे बहुत मुश्किल, मुझे बहुत मतलब विश्वास नहीं है इस पे. तो अब ये क्यों कर रहे हैं? मे बी इनको लगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर डाल देंगे और कि ये जो है ये सारी इंक्वायरी बंद की जाएगी. मे बी ये भी हो सकता है कि इसमें रियली जो रियल जो सरगना है उनकी जो
मे बी वो बहुत क्लोज हैं एनसीपी के जो लीडर्स हैं, जैसे नवाब मलिक हैं, जो इतना पूरे अब शिद्दत से जो पीछे पड़ गए हैं। आई मीन इसमें क्या था? आई मीन ये नॉर्मल इंक्वायरी हो रहा है, उसमें रेप पार्टी हुआ है, कोई डिसएग्री नहीं कर रहा है, उसमें ड्रग्स चले हैं, कोई डिसएग्री नहीं कर रहा है, उसमें कुछ बड़े फिल्म स्टार्स के बच्चे आ गए हैं, वो भी कोई डिसएग्री नहीं, तो वो सब हुआ है। तो और बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने आए हैं निकल के कि उसे पता लग रहा है कि बातचीत चल रही थी, ड्रग डीलर से भी बात हो रहा था, तो वो इसमें क्या है, ये इंक्वायरी होने देना चाहिए था। तो ये लगता है ये नवाब मलिक जी इतना पर्सनल क्यों ले गए? और उसके बाद से फिर वो वहां नहीं रुके, फिर वो अटैक करने लग गए। देवेंद्र फडणवीस जी पे भी अटैक किया उन्होंने। और जैसे मैंने बोला, जो शीशे के घरों में रहते हैं वो और पत्थर नहीं फेंकते, तो अब उन्होंने फेंका तो वो आना ही था, उलट के तो उलटवार होना ही था। अब वो जब ऐसे तथ्य देवेंद्र फडणवीस ने निकाल दिए हैं, तो वो टोटली डिफेंसिव हो गए। अब उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो अब वो उससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि सब जग जाहिर है कि अब वो जैसे बोल रहे थे कि वो उनके देवेंद्र फडणवीस के माफिया लिंक्स, कौन विश्वास करता है उस पे? देवेंद्र फडणवीस 5 साल तक चीफ मिनिस्टर थे, उससे पहले बीजेपी के कार्यकर्ता इतने सालों से हैं, कोई एक एलिगेशन ऐसा नहीं आया। तो ये तो हवा में बात हो रहा है कि मैं एक्सपोज कर दूंगा। ये तो गीदड़ भपकियां दे रहे थे, लग रहा है अब जैसे, क्योंकि उनके पास सब, जैसे आप बोल रहे थे, हाइड्रोजन बम तो छोड़िए, वो सुतली बम भी नहीं बन निकाल पाए। तो आई थिंक इससे अपनी अपनी और एनसीपी की इमेज ही धूमिल की है इन्होंने। और मुझे तो लगता है कि अपनी ये कबर खुद ही खोद रहे हैं। और शरद पवार भी चुप हैं, तो जाहिर है कि उनका भी हाथ इनके सिर पे है। तो ये सब आई थिंक, वो जैसे बोलते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो दिल्ली की तरफ भागता है, तो यही सब हो रहा है। ये अपनी कबर खुद फोड़ रहे हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। और ये एक्सपोज ऐसे करते रहेंगे तो एक्सपोज होते रहेंगे। मुझे नहीं लगता है अभी कोई भी चांस है इनका वापस आने का पावर में। मतलब क्रेडिबिलिटी बिल्कुल लूज कर चुकी है ये सरकार, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस हो। आई थिंक as you said, it is a comedy of error, but it's a very sad commentary on Maharashtra politics. बहुत ही सैड कमेंट्री है कि एक फिल्म स्टार के बच्चे को लेके आपने ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि उसमें सभी चपेट में आ गए। और ऐसा लगता है कि 24 घंटा महाराष्ट्र की सरकार में यही काम हो रहा है कि कैसे उसको बचाया जाए, कैसे बड़े बड़े एलिट्स के बच्चों को और एलिट्स को बचाया जाए, ये ऐसा लगता है। और ये मतलब exactly. And you know what is sad about all this thing? And जैसे yes, I did say it's a comedy of errors. शाहरुख खान has actually distanced himself from it. उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया है कि भाई मेरा कुछ लेना देना नहीं है। सेकंड चीज, मैं जो देखती हूँ, पॉलिटिशियंस बहुत श्रूट रहते हैं एंड कैलकुलेटेड स्टेप्स लेते हैं। बट नवाब मलिक जी को देख के मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि he is doing anything with his all his proper faculties working properly. He is making allegations. आज भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जैसे आपने बोला हाइड्रोजन बॉम्ब एंड ऑल दैट, जिस व्यक्ति का नाम उन्होंने लिया, वो व्यक्ति के मतलब मैं फुल डे ट्विटर पे वो व्यक्ति का एनसीपी के साथ शिवसेना के साथ फोटोज देख रही हूँ, एंड वो व्यक्ति खुद आके टीवी पे बोल रहे हैं कि मैं एनसीपी का मेंबर था। So means what exactly is he trying to do? Is he trying to avenge himself on Sameer Wankhede because Sameer Wankhede had put his son-in-law behind bars, or is he trying to put the BJP behind bars, or is he actually trying to cause harm to his own party? समझ में नहीं आ रहा उनका मतलब
seriously, he's not even coming across as a serious politician. नहीं नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। जैसे मैंने बोला कि मैं तो बहुत हैरान हूँ कि ये सब कंटिन्यू करने दिया जा रहा है, एनसीपी पार्टी ये कंटिन्यू करने दे रही है। एक मिनिस्टर लेवल आदमी को जो 24 घंटा एक ही इशू पे, और जो कि इतना बड़ा इशू भी नहीं है, सब कामकाज छोड़ करके इसी पे लगा हुआ है, तो ये तो बहुत ही हास्यप्रद है। मतलब ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। So, it's very hard to understand also that how can such, senior politicians, such experienced politicians, they can indulge in such fierce personal vendetta, which actually is resulting in, losing their own credibility, So, इस पे और क्या, I mean, ये तो काफी क्लियर है कि इससे नुकसान एमवीए सरकार को ही हो रहा है, और ये जितनी देर चलेगा ये एमवीए सरकार का नुकसान इसमें होता रहेगा। और I absolutely agree with you कि मतलब ये जो अगर एमवीए गवर्नमेंट is not reining him in, and शरद पवार जी, I am very surprised कि नॉर्मली हम लोग जब देखते हैं शरद पवार जी ऐसे लूज टॉक करते भी नहीं है, एंड शरद पवार जी डज नॉट इवन इंडल्ज इन सच थिंग्स। तो ये जब हम कंपेयर करते हैं, ये लोग दिन भर रात भर मोदी जी को, योगी जी को बोलते रहते हैं, जब इन लोगों का बिहेवियर, इन लोगों का मतलब वर्किंग प्रोसीजर जब हम देखते हैं, उसको जब हम कंपेयर करते हैं योगी जी से, देयर इज अ हेल एंड हेवन डिफरेंस। ये लोग कितना भी गाली दे दे, मगर अभी देखिए, जैसे मैंने सुना भी है, इसलिए भी मैं आपको बोल रही हूँ, योगी जी अभी खैराना में गए थे, तो वहां पे मैंने जैसे एक सीनियर जर्नलिस्ट का मैंने सुना, तो वो बोल रहे थे कि देयर वाज मल्टी प्रोंग्ड मैसेज गोइंग आउट टू द पीपल। द फर्स्ट वन वाज 2017 के पहले आपका क्या कंडीशन था, विदाउट इंडल्जिंग इन एनी काइंड ऑफ communalism or anything of that sort. He said, see, law and order मेरा जॉब था, मैंने किया, आप लोग घर छोड़ के जा रहे थे, आप लोग वापस आ गए, आप लोग अभी पीसफुली हो। जो लोग इलीगल काम करते थे, जो लोग राइट्स करते थे, जो लोग गुंडागर्दी करते थे, उन लोगों को हमने कंटेन कर दिया है। तो वो एक मैसेज उन्होंने दिया कि भाई आपका चॉइस है, इट्स योर चॉइस। ही डिड नॉट से कम एंड वोट फॉर मी, ही सेड remember what was the situation 5 years ago and what is the situation today, and then जो ये जाटों का जो वहां पे चल रहा है, हमारे किसान आंदोलन के वजह से जो चल रहा है, तो उसमें भी उन्होंने एक मैसेज दिया है कि भाई आप सोचो ना कि आपके घरों से औरतें बाहर भी नहीं जाती थी, जानवरों की तस्करी होती थी, सब कुछ होता था। सो अगर हम उत्तर प्रदेश, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, उसमें अगर हम देखते हैं कि इट वाज सच अ बैड स्टेट, लॉ एंड ऑर्डर इतना ह्यूज स्टेट था, ह्यूज प्रॉब्लम था, वहां पे अगर योगी जी ने इतना सारा कुछ किया, तो why do we find that a peaceful state like Maharashtra is really going to the dogs? I can't say anything else. नहीं, मेरा life in Maharashtra is peaceful. I don't have any problems as such. As a citizen of India, I will not indulge in fake news or anything of that sort. My life is peaceful. But then a law and order situation जिस स्टेट में था नहीं, उस स्टेट में हम देख रहे हैं, और जिस स्टेट में, यूपी में जहां पे था, वहां पे कंटेनमेंट, आप भी तो वहीं से है, मैं जानना चाहती हूँ कि how has it been contained and what are the positive steps? यूपी के नो, आई थिंक आप अगर देखिए, अभी थोड़े महीने पहले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का रिपोर्ट आया है, और उसमें व्हेन इट कम्स टू कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनल जो स्ट्राइफ कॉन्फ्लिक्ट हुए और या दंगे हुए हैं, उसमें सबसे ऊपर दिल्ली है पिछले साल के रिपोर्ट में, और फिर महाराष्ट्र आता है, और फिर आई थिंक हरियाणा है, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि यूपी में 0 कम्युनल राइट्स हुए हैं पिछले साल का। ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है, और ये जो कैराना में हुआ है, ये जो रिपोर्ट को एकदम सही साबित करता है कि आपने देखा कि जो इतना बड़े दंगे हुए थे और जो पलायन हो चुका था एक वर्ग का,
आज वो वर्ग वापस आ गया है और वहाँ जो मुख्यमंत्री है जाके उनको आश्वासन दे रहे हैं और लोग वहाँ पे खुश हैं और निडरता से रह रहे हैं। तो ये पूरा यूपी में ये दिस इज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। Yogi, just like Modi, is a known, effective administrator. And in fact, ये चीफ मिनिस्टर बनने से पहले भी, इनफैक्ट मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि ये जो अपना पूरा जो गोरखनाथ जो मठ है जो चला रहे थे, इट हैज अ ह्यूज स्केल। और वो जिस हिसाब से और जिस एफिशिएंसी से वो चला रहे थे, उसमें स्कूल भी थे, कॉलेजेस भी थे, हॉस्पिटल्स थे, सिर्फ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ही नहीं थे, लाइक आई सेड। तो वो सब एक पूरा बहुत ही संयोजित ढंग से चला रहे थे। ही हैड एक्सपीरियंस ऑफ 25 years एज एन एमपी। वो बहुत से जो पार्लियामेंट्री कमिटीज में रह चुके हैं, एविएशन से लेके नेशनल सिक्योरिटी के उनमें रहे हैं। ही हैड ट्रैवल्ड अब्रॉड, उन्होंने बाहर जाके इन हिज स्टिंट एज एमपी बहुत ऑफिशियल टूर्स पे जाके और कंट्रीज के बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस लर्न किए थे। सो एंड वो आपको पता है कि ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, जस्ट लाइक मोदी जी। ही आल्सो probably works for 16-18 hours a day और 24/7 काम करते हैं और 365 दिन साल के काम करते हैं, कोई छुट्टी नहीं लेते हैं। तो जो आदमी एकदम फोकस्ड है अपने काम पे, वो जो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर है, एंड वो जो 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 राजनीति, उस राजनीति में विश्वास करते हैं जिसमें सबका साथ सबका विश्वास लेके चलना है आगे, तो उसमें कोई भेदभाव ही नहीं है। तो उनके हिसाब से जो एक क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, वो उसका जाति या उसका मजहब देख के या उसका फेथ देख के नहीं डिसाइड होता है कि उसको जेल में डालना है कि नहीं डालना है। अनलाइक सम ऑफ द अदर पार्टी, आज वो सिचुएशन है, आप देखिए यूपी में ही देखिए कि जहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेटर्स मॉडर्न इंडिया के जिन्ना, जो बिगेस्ट ट्रेटर हैं, जस्ट बिकॉज उनका फेथ को लेके अखिलेश यादव जी उनको इनका प्रेस करते हैं इतना, और उनको गांधी और पटेल के स्तर पे ला देते हैं। तो इस हिसाब की ओछी राजनीति जो और पार्टियां कर रही हैं वो बीजेपी नहीं करती है, वो योगी जी नहीं करते हैं। अगर आप गलत हैं तो आप चाहे आप कोई भी हैं, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख हो, आप गलत हैं तो आप गलत हैं, आप क्रिमिनल हैं। और अगर आप ठीक हैं तो ठीक हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस है ईशा जी, कि दे डोंट नो पॉलिटिक्स इज प्लेड अराउंड रिलीजन। वो जो तुष्टीकरण है वो नहीं हो रहा है। अब सबको समानता के स्केल पे डील किया जा रहा है सबके साथ, एटलीस्ट बीजेपी रूल स्टेट्स में। और उसी का ऑपोजिट हम देख रहे हैं और दूसरे स्टेट्स में। बंगाल में क्या हुआ हम सबको पता है, किस हिसाब से ऑपरेशन हुआ। महाराष्ट्र में अब क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर वर्ग के अगेंस्ट में। अब आप देखिए कि महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, तो ये पर्सनल वेंडेटा तो सरकार ने पहले भी दिखाया। कंगना रनौत के साथ क्या हुआ, उनका ऑफिस गिरा दिया, जबकि चलिए मान लेते हैं कि गलत भी था, बट और भी बहुत सारे लोग गलत थे। ये तो पूरे महाराष्ट्र में ही हो रहा था ये, तो केवल एक ही आदमी को क्यों पकड़ा गया? फिर सिमिलरली वो एक इंडिविजुअल थे, समीर ठक्कर थे, जो आई थिंक जो ट्विटर पे उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत लिख दिया था, उसकी वजह से समीर ठक्कर सुनैना बोले इन दोनों को, समीर ठक्कर वाज पुट बिहाइंड बार्स। 25 दिन तक जेल में, एक सिर्फ 2 लाइन लिखने की वजह से 25 दिन तक जेल। तो ये सब यूपी में नहीं हो रहा है, ये सब बीजेपी रूल स्टेट्स में नहीं हो रहा है, इसीलिए दे आर रनिंग एफिशिएंटली। अभी आज मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं न्यूज देख रही थी, उसमें खुर्शीद आलम का न्यू बुक आया है, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व को आईसिस एंड बोको हराम के साथ उन्होंने कंपेयर कर दिया। एक साइड में वी सी प्रियंका गांधी एंड राहुल गांधी गोइंग टू द टेम्पल्स ट्राइंग टू वू द हिंदू वोटर्स, एंड दूसरे साइड में दे आर सेइंग कि हिंदुत्व मतलब मेरा क्या कहना है ना, अगर सच्ची में हिंदूज इतने बुरे होते थे,
अगर आईसिस एंड बोको हराम जैसे हिंदूज होते थे तो क्या खुर्शीद आलम अपना बुक लिख सकते थे? सबसे पहला क्वेश्चन तो वही आ रहा है। एंड मुझे कांग्रेस की भी ये पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है कि आपको वोट भी चाहिए, आप गाली भी दोगे, चाहते क्या हो आप लोग? सिविल नहीं, ये तो नहीं, ये क्लियरली कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही है ईशा जी। और जो गोबल्स प्रिंसिपल है, जो हिटलर के जो एक कम्युनिकेशंस के मिनिस्टर थे, उनका एक प्रिंसिपल था कि जो आप गलती करते हो ना, वो गलती अपने ओपोनेंट के सिर पे डाल दो, और वो इतना बोलते रहो कि लोग मानने लगे कि वो सच है। बट आज की दुनिया में वो नहीं चलता है, और एटलीस्ट जो आज का इंडिया है, जहाँ पे फ्री प्रेस है, जहाँ पे मल्टीपल पर्सपेक्टिव हैं, जहाँ पे फ्री सोशल मीडिया है, जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, तो आप सच नहीं छुपा सकते हो। पर ये वो लोग ट्राई करते जा रहे हैं, तो कम्युनल पॉलिटिक्स खुद खेलते हैं और माथा पे फोड़ देते हैं बीजेपी के। अब आप देखिए कि यूपी का ही केस ले लीजिए। अभी हमने डिस्कस किया अखिलेश यादव कैसे जिन्ना को प्रेस कर रहे हैं। ओवैसी हैं जो कि बोलते हैं कि हमें मुस्लिम सीएम चाहिए, ओपनली बोला है उन्होंने। मायावती और अखिलेश जी हैं, वो ब्राह्मणों को व्यू कर रहे हैं, यू नो ब्राह्मण कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको वाई कर रहे हैं। यू नो आपने देखा प्रियंका जी कैसे मंदिरों के चक्कर काट रही हैं, केजरीवाल जी अयोध्या का ट्रिप बना रहे हैं, लेकिन कम्युनल कौन है? वो बीजेपी है। तो ये तो एक बहुत ही ये विडम्बना है, हास्यप्रद विडम्बना है कि जिसमें आप कम्युनल और सब कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लेकिन जो नहीं खेल रहा है उस पे सब थोप रहे हैं कि ये जो पार्टी है ये कम्युनल पॉलिटिक्स करती है। तो ये लोग जान रहे हैं सब, ये लोगों को सब नजर आ रहा है, तो ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। मतलब इसी के साथ साथ मैं ममता बनर्जी के बारे में बोलना चाहती हूँ। ममता बनर्जी इज एस्पायरिंग टू बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर, एंड उसके वजह से शी इज गोइंग टू डिफरेंट स्टेट्स टू यू नो फाइट फॉर द इलेक्शंस। मगर मैं आई एम अ बंगाली, मगर फिर भी मैं बोल रही हूँ पूरे बंगाल के इलेक्शंस में शी केप्ट ऑन सेइंग रिपीटिंग द वर्ड बाहिरोगतो बाहिरोगतो बाहिरोगतो। यूपी से लोग आए गुंडे, बिहार से लोग गुंडे आए, गुजराती है ये लोग हमारे बंगाल में आके क्या कर रहे हैं, मोदी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शाह यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एंड शी वाज लाइक गोइंग on and on and on. And now look at the comedy, or look at the audacity. मुझे तो audacity लग रहा है कि she's saying कि वो गुजरात में election लड़ेंगी, she's saying she's going to Goa to fight elections, she is going to Tripura, एंड वहां पे त्रिपुरा में जाते बराबर वहां पे कम्युनल राइट शुरू हो गया है। ये मतलब बंगाल में उन लोगों ने बंगाल में ये करके ही रखा है, लोगों को डरा धमका के उनको उनसे वोट लेना या तुम वोट नहीं दो। मगर विडंबना जो आप बोल रहे हैं ये विडंबना नहीं है क्या कि आप अपना स्टेट में बंगाल में जब इलेक्शंस होता है तो आप बोलते हो कि बाहर से कोई नहीं आएगा, मगर आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो इलेक्शंस लड़ने के लिए। मतलब हिपोक्रेसी ने भी आप आत्महत्या कर लिया है कि क्या? ईशा जी, इसमें ना इसमें हमें ये थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा। एज फार एज ममता बनर्जी इज कंसर्न, ये ममता बनर्जी की लड़ाई जो है वो ऑपोजिशन लीडरशिप स्पेस की लड़ाई है। जो ऑपोजिशन लीडरशिप स्पेस जो कांग्रेस वेकेट करती जा रही है ना, तो ममता जी को लगता है कि वो उसको स्पेस को फिल करेंगी। और उनका ये उनकी जो स्ट्रेटजी है और उनका जो एक्सपेक्टेशन है कि जैसे जैसे वो अपने नेशनल लेवल पे पंख बिखारते जाएंगे, उनको लग रहा है कि बहुत सारे कांग्रेसमैन छोड़ के उनके पास आ जाएंगे। अब जैसे आपने देखा गोवा में भी जो एक बहुत सीनियर कांग्रेसमैन उनको ज्वाइन कर गए, और उनके उनके बेस पे अब आप इलेक्शन लड़ेंगे। सिमिलरली उनको और स्टेट्स में भी लग रहा है कि बहुत सारे कांग्रेसमैन उनके उनके फेवर में आ जाएंगे। बहुत सारे सीनियर कांग्रेसमैन ट्वीट करते रहते हैं, ममता जी की प्रेज करते रहते हैं कांग्रेस में रहते हुए भी। तो और अभी आई थिंक वो सुष्मिता देव हैं कोई, वो भी ज्वाइन करी थी उनको, कांग्रेस में उनका काफी सीनियर दर्जा था। तो और ऐसे जो कांग्रेस में अभी भी हैं वो भी बहुत तारीफ करते हैं, एनसीपी वाले बहुत तारीफ करते हैं, वो एक्स कांग्रेसमैन खुद हैं। तो उनको ये लग रहा है, ममता जी को ये लग रहा है कि
उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू ग्रैब दैट ऑपोजिशन लीडरशिप स्पेस एंड टू चैलेंज नरेंद्र मोदी 2024। बट आई थिंक ये उनके जो होता है ना, वो मुंगेरी लाल के क्या बोलते थे उसको, हसीन सपने। तो हसीन सपने, तो ये आई थिंक ये मैं इसको उससे इक्वेट करता हूँ। ममता जी ने जिस हिसाब से ये पिछला इलेक्शन जीता और उसके बाद जो इलेक्शन में हुआ, इलेक्शन के बाद बंगाल में हुआ, आई थिंक शी हैज डेंटेड हर पर्सनल इमेज और पार्टीज इमेज ऑल्सो। और पहले भी उनकी कोई नेशनल प्रोफाइल नहीं थी, उनकी पार्टी भी नेशनल नहीं है। तो उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। देखिए, लोग कंपेयर करते हैं, जो कांग्रेस मैन और टीएमसी वाले भी बोलते हैं कि मोदी जी भी तो चीफ मिनिस्टर थे, बट वो ये भूल जाते हैं कि मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, बट वो नेशनल पार्टी के बहुत बड़े लीडर भी थे, सबसे बड़े लीडर थे। आप तो चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर हैं, पर आपकी पार्टी रीजनल पार्टी है, आपकी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है, आपका नेशनल फुटप्रिंट नहीं है। और दूसरा, मोदी जी बीजेपी के चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी गुजरात के हर जगह कैंपेन करते थे। he was used to be one of the star campaigners in national elections also and state elections also। जो आज की डेट में आप देखिए, योगी जी भी हैं। योगी जी हालांकि यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, बट ही इज अ स्टार कैंपेनर इलेक्शन, अगर वो कर्नाटका में हो या बंगाल में हो या कोई और स्टेट में भी हो। तो ये नेशनल फुटप्रिंट बनाने में वक्त लगता है, उसमें टाइम लगता है, और उसमें कैपेबिलिटी भी चाहिए। नेशनल ममता जी ने कुछ नहीं किया है। तो वीडियो, हाँ राइट, नहीं, तो ममता जी का तो ऐसा कोई प्रोफाइल रहा ही नहीं है। तो अब वो कोशिश कर रही हैं, और वो उनको लगता है कि 24 तक वो बना पाएंगी, ऐसा ऐसा मुझे नहीं लगता होने वाला है। तीसरा एक कारण और, कि मोदी जी बहुत एफिशिएंटली स्टेट चला रहे थे गुजरात, और बंगाल कैसे चल रहा है वो सारी सारी इंडिया देख रही है। तो एक्चुअली ये बहुत मजाक की बात हुई कि कहीं आई थिंक गोवा जाके उन्होंने बोला कि हम गोवा को वेस्ट बंगाल की तरह सुरक्षित बना देंगे। तो बाद में पता लगा कि वेस्ट बंगाल की जीडीपी तो पर कैपिटा इनकम लोएस्ट है और गोवा की हाईएस्ट है। तो वो क्या वेस्ट बंगाल को मतलब नीचे ले जाओ, सॉरी गोवा को नीचे ले जाएंगी। तो मतलब ममता जी के पास अदर देन डूइंग माइनॉरिटी अपीसमेंट, उनके पास कोई ऐसा हथियार है ही नहीं, और वही वो अप्लाई कर रहे हैं हर जगह। और आई थिंक उसका उनको नुकसान ही होने वाला है, कोई फायदा नहीं होगा। बट ठीक है, द पॉइंट इज कि जो कांग्रेस है वो ऑपोजिशन लीडरशिप की स्पेस वेकेट कर रहा है, तो कोई ना कोई तो अब लोग ट्राई करेंगे ही उसको फिल करने की। तो शी इज वन ऑफ देम एंड शी प्रोबब्ली इज द मुझे मतलब मुझे मेनली प्रॉब्लम्स क्या है ना, कि आपने रोहिंग्या को आके सेटल करने दिया, आपने बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को सेटल करने दिया, उनके भरोसे पे आप वोट जीतते हो। आपके इलेक्शंस के बाद आपने जो हिंदुओं के साथ किया वो पूरे इंडिया ने देखा। उसके बाद भी आपको अगर लगता है कि आप 80% पॉपुलेशन जो हिंदुओं का है उनके बीच में आके आप मोदी जी का जगह ले सकते हो, तो वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम टू लिव इन योर ड्रीम्स। मगर एज अ हिंदू मैं सर्टनली नहीं करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा भी मैं जहाँ पे रहती हूँ वहां पे भी वही सिचुएशन आ जाए और मैं डर के रहूं। एंड मतलब मैं नॉर्मली हिंदू मुस्लिम टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा बोलती नहीं हूँ, आपने भी देखा है मैं ट्वीट्स भी उस पर ज्यादा नहीं करती हूँ। बट यस, आई एम अ हिंदू एंड आई सर्टनली डोंट वांट what is happening in Bengal. I don't want it to happen in different parts, and I don't think so the people are going to accept her. And अगर उनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, एंड बंगाल एक विधान चंद्र राय के टाइम में बंगाल वाज द बेस्ट स्टेट इन इंडिया, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियली प्रोग्रेसिव स्टेट था। क्या हो गया है, क्यों आपने आपको आपका ये थर्ड टर्म है,
आपने क्या किया अपने देश के स्टेट के लिए? आप तो बाहर के स्टेट बाहर के लोगों को गाली गलौज करते रहते हो. मतलब इवन द नॉर्थ इंडियंस, द मारवाड़ीज एंड everyone who are settled in Bengal, they are also abused. They are also abused. And then you have, you think that Prashant Kishore is Aladdin, ka jinn, and he can do anything and he can make you the prime minister. Best of luck to her. But I think, the people of India are more intelligent than what she thinks. इसमें मैं एक ही लास्ट में यही चीज कहूंगा ईशा जी की, एक टर्म होती है पायरिक विक्ट्री. जो इनकी जो लास्ट ये अभी विक्ट्री रही है ना ममता जी की, जो अभी इलेक्शन में तो जीती तो है, पर ये पायरिक विक्ट्री रही है उनकी, क्योंकि इसमें वो अपनी इमेज हार गई है पूरी तरह से. और नेशनल लेवल पे तो इनको बहुत ही, इमेज को बहुत ही ह्यूज डेंट पड़ा है. और जैसे आपने बोला, कोई भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, कोई भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन, सेक्युलर सिटीजन, जो कि मैं मानता हूँ इंडिया में मोस्टली people, I mean 95% people are secular law abiding citizens, वो इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस प्रकार की ओछी पॉलिटिक्स को. तो आई थिंक इस पे हमें जो मेरा मानना है, आई एम फेयरली सर्टन कि शी विल नॉट बी एक्सेप्टेड, बिकॉज लाइक आई सेड, एक तो उनका काम कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रहा है, इनफैक्ट बिल्कुल भी बिलो एवरेज रहा है. ऊपर से द टाइप ऑफ पॉलिटिक्स शी इज प्लेइंग, and the fact that she is, whatever we may say, she is fairly restricted to regional level. I can understand, while she was in Congress, she was a minister at central level. वो बीजेपी की जब सरकार थी, एनडीए की नंबर 1, उसमें भी मिनिस्टर रही थी, वो सब अलग चीजें हैं. But her profile has never been, other than when she was in the Congress, but that was a long time back. Her stint as an administrator will be judged based on her new regional party basis, of which she became the chief minister of. So I think it's while she did win, but she lost her image, and I think she actually did a lot of harm to her own national ambitions, the way she administered the state immediately after the election. It was so nice talking to you, and thank you. Means clear cut views मुझे आपसे हमेशा मिलता है. मैं दर्शकों को कुछ बोलने से पहले मैं आपको थैंक करना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच. एंड हम लोग फिर से we will again come together. एंड मुझे सिर्फ इतना कहना है कि कांग्रेस में से जो ममता बनर्जी जो मतलब गेम खेलने की कोशिश कर रही है या अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसमें एक ये है कि शी इज बैंकिंग ऑन द G23. तो दे आर स्पेंट फोर्स. मेरा स्ट्रेट कट ये है, दे आर स्पेंट फोर्स. सेकेंडली, शी इज थ्रू एंड थ्रू कम्युनल. मतलब सबको कम्युनल बुलाएगी, बट उनके जैसा कम्युनल लीडर आज तो मुझे नहीं दिखता इंडिया में. थर्ड थिंग इज दैट when you are not able to accept people when they come to your state and you say they are outsiders, so I don't think so you have any right to go anywhere in India. As an Indian citizen, I will certainly stand up against it. And जैसे आपने बोला है रणदीप जी, इमेज तो इनका पूरा खराब हो गया है. एंड जितना कुछ हुआ था उसके लिए उन्होंने स्टैंड अप नहीं किया. एंड मतलब बैड टेम्पर्ड पर्सन इज नॉट अ गुड पॉलिटिशियन. अगर अब मैं बोलूंगी, आप बोलेंगे, तो वो बात वही आ जाता है कि भाई ये तो मोदी भक्त है. डजंट मैटर, मैं मोदी भक्त हूँ, मैं योगी भक्त हूँ. स्ट्रेट कट पॉलिटिशियंस है, कभी भी कम्युनल इसमें नहीं जाते हैं. और सेक्युलरिज्म, जहां तक हमारे देश की सेक्युलरिज्म की बात है, तो मुझे सेक्युलरिज्म से एलर्जी हो गई है, सीधी एलर्जी हो गई है. क्योंकि जो लोग सबसे ज्यादा सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, दे आर द एक्चुअल वंस हु आर कम्युनल. हमारे देश में सारे पॉलिटिशियंस बीजेपी को
बोल देते हैं कि कम्युनल है, मगर अगर रियलिटी में हम देखते हैं तो बाकी सारे पॉलिटिशियंस कम्युनल है, एंड दे वांट द सोसाइटी टू बी डिवाइडेड. दे हैव पॉइजन्ड द पीपल टू सच एन एक्सटेंट दैट 70 years के बाद भी जो डिवाइड है वो डिवाइड कहीं खत्म नहीं हुआ है. और मतलब अगर हम लोग आज बोलेंगे कि खत्म हो गया है तो वी आर फूलिंग नो वन बट आवरसेल्व्स. तो सेक्युलरिज्म आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. हाँ, बेसिकली जो कॉमन आदमी है इंडिया में उनको कोई लेना देना नहीं है, वो अपने सर्वाइवल, वो अपने लाइफ में खुश रहते हैं. एंड यस, दे हैव अंडरस्टूड that they have got a lot of things from Modi government and that's why they like Modi. मोदी जी ने हम लोगों को डिग्निटी दिया है, डिग्निफाइड लाइफ दिया है. पूरे दुनिया में आज एक स्टेटस है हम लोगों का और वो मोदी जी के लिए है. वी कैनॉट सर्टनली एक्सपेक्ट दीज पॉलिटिशियंस जो दिन भर रोज रोज दे आर बिकरिंग, दे आर टॉकिंग नॉनसेंस. अभी ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दे दिया कि भाई जो बाहर से आते हैं उनको पॉलिटिकल वोट करने का हक नहीं है. एक्सक्यूज मी, कहाँ से आ गया वोट करने का हक? जिनको जो इंडियन सिटीजन नहीं है उनको वोट करने का हक कैसे हो गया है? What are you talking about? तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, मतलब यू डोंट इवन हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ लॉ. तो ऐसे लोगों को मैं कम से कम सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगी. बाकी मैं व्यूअर्स के ऊपर छोड़ती हूँ. एंड रणदीप जी, थैंक यू वेरी मच. फिर से मिलेंगे. नमस्कार. थैंक यू.